दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम एक बार चाहते हैं आप लोग तीव्र गति से बोलें, भारत माता की जय, जय हिंद। और एक हमारा अनुरोध है, आप हमारे वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो देखने के पहले, और वीडियो देखने के बाद में अपने कुछ मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं। एक भी पैसे का, एक भी रुपये का अगर नुकसान हो लाइक और सब्सक्राइब करने पे तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा ये नुकसान है। नुकसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ, फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ। ऐसी शिक्षा जो यूपीएससी पीसीएस के साथ साथ सामान्य मानव के आम जीवन में उपयोगी है। इसको पढ़ने से एक बच्चे में इस प्रकार का बुद्धि परिखर हो जाता है कि वो विभेद कर पाएगा क्या कार्य उचित है, क्या अनुचित, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नीति शास्त्र में यही सब हम आगे पढ़ेंगे, यही सब पढ़ना हमको आगे नीति शास्त्र में। तो इसको स्क्रीनशॉट मारिए, तभी याद रहेगा आपको। मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो हमारा टॉपिक्स है वो नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध को लेकर है। किसको है? नीति शास्त्र। नीति शास्त्र ये पहला टॉपिक है, पहला क्लास है नीति शास्त्र का। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय सहसंबंध। तो नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध को लेकर के है, ये हमारा पहला टॉपिक्स है। तो पहला क्लास में हम पढ़ेंगे नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का मतलब होता क्या है, पहले ये जानिए। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र जो होता है ये इथिक्स, इंग्लिश में इसको इथिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इथिक्स। अब यहाँ पे ये उतना ज़रूरी नहीं कि किस शब्द से आया, कहाँ से क्या लिया गया है, ये उतना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी क्या है, नीति शास्त्र को हम देखते हैं, इसका संबंध किससे है। देखिए टॉपिक में लिखा भी गया है मानवीय सहसंबंध। ये ध्यान देने योग्य है कि टॉपिक में लिखा गया है मानवीय सहसंबंध। इसका मतलब ये है सामान्य मानव के, सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों से संबंधित है। इसका मतलब इसका संबंध किससे है? सामान्य मानव से है। सामान्य मानव से नीति शास्त्र का संबंध है। नीति शास्त्र का संबंध किससे है? सामान्य मानव से। सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों से संबंधित है। सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों से, ऐच्छिक क्रियाकलापों से, ऐच्छिक क्रियाकलाप, सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों से यह संबंधित है। ये ध्यान देना कि नीति शास्त्र का संबंध किससे है? मानव से संबंधित है। इसका मतलब मानव संबंधी है। कैसा है? मानव संबंधी, मानव संबंधी, मानव संबंधी। तो मानव संबंधी है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में होता क्या है, सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों का क्या किया जाता है? अध्ययन। अब देखिए मानव संबंधी क्लियर हो गया ना। नीति शास्त्र क्या है ये क्लियर हो गया, मानव संबंधी है, क्योंकि टॉपिक से ही क्लियर है, मानव संबंधी है। इसका मतलब इसमें सामान्य मानव के
ऐच्छिक क्रियाकलापों का। ऐच्छिक क्रियाकलाप क्या होता है ये जानना है। ऐच्छिक क्रियाकलाप मतलब होता है सोच समझकर किया गया कार्य। सोच समझकर किया गया कार्य, किया गया कार्य। जो कार्य सोच समझकर किया जाए, ये ध्यान देना है कि जो भी कार्य मानव द्वारा सोच समझकर किया जाता है उसे ऐच्छिक कार्य कहते हैं। अब ऐच्छिक कार्य दो प्रकार का हो सकता है। ऐच्छिक कार्य क्या हो सकता है? कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो सकता है उचित और दूसरा हो सकता है अनुचित। अनुचित, ये दो तरीके का होता है ऐच्छिक कार्य। एक होता है उचित और दूसरा होता है अनुचित। अब सवाल ये है उचित कार्य क्या है और अनुचित कार्य क्या है। देखिए, जो नियम के अनुकूल हो, नियम मतलब क्या? लॉ, कानून। जो नियम के अनुकूल हो, अनुकूल, जो कार्य नियम के अनुकूल हो, जो कर्म नियम के अनुकूल होता है वो उचित कार्य होता है। और जो कर्म, जो कार्य नियम के विपरीत होता है, नियम के विपरीत, वो कार्य अनुचित होता है। नियम के विपरीत, प्रतिकूल, चाहे विपरीत लिखें या प्रतिकूल लिखें, वो कार्य अनुचित होता है। अब नीति शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं? नीति शास्त्र में यदि आप देखते हैं तो नीति शास्त्र को हम यदि ऐसे ग्राफिंग समझें तो यहीं पे नीति शास्त्र में हम ग्राफिंग लेते हैं। नीति शास्त्र को हम ग्राफिंग से करते हैं तो इसमें देखते हैं यदि ये मूल्य है, मूल्य, मूल्य मतलब वैल्यू, मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य मतलब होता है जिसमें दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, सहिष्णुता हो, समानुभूति हो, परानुभूति हो, सहानुभूति हो, न्याय की भावना हो, स्वतंत्रता हो, ये सब इत्यादि चीज़ें आती हैं जो ईश्वरीय गुण माने जाते हैं, वो दया में आते, मूल्य में आते हैं। और ये मूल्य आंतरिक पक्ष होता है। इन्हीं मूल्य से ही किसका निर्माण होता है? नैतिकता का। ये नैतिक, ग्राफिंग करें, ये मूल्य है और ये नैतिक। नैतिक को नैतिकता भी कहा जा सकता है। और ये पूरा ओवर इनाल अगर मिला दिया जाए, ये पूरा मिला दिया जाए तो ये पार्ट हो जाएगा नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, इसका मतलब मूल्य जो है, मूल्य से ही नैतिकता का विकास होता है। और जो नैतिकता है यही नीति शास्त्र का एक भाग है, एक अंग है। ये मूल्य आंतरिक पक्ष होता है, हमारे व्यवहार की कसौटी है। इसी के आधार पर सब कुछ का निर्धारण होता है। और नैतिकता जो होता है ये बाह्य पक्ष होता है। अब सपोज करिए किसी व्यक्ति में कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी सपोज करिए ए क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक अधिकारी है, ऑफिसर है। और ए बी जो है, एक जो है ग्रामीण कोई महिला है या ग्रामीण कोई व्यक्ति है, पुरुष है, कुछ भी हो सकता है, यह शहर का ही है लेकिन ये गरीब है। इनके पास न्याय के लिए जाता है। ये महोदय जो है, महाशय जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यदि इनमें दया की भावना है तो इसकी बात सुनेंगे, उनकी योजनाओं के लाभ को देने के कार्य करेंगे। इनमें करुणा की भावना है तो उसमें देखेंगे, इसमें सहानुभूति की भावना है तो इनकी बात सुना जाएगा। यदि ये सब इनमें नहीं दिखाई देते हैं तो इसको लाभ नहीं पहुंचा सकते। ये ध्यान देना है, इसको लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए एक प्रशासनिक अधिकारी में मूल्यों का होना जरूरी है। मूल्य मतलब क्या है? दया है, करुणा है, सहानुभूति है, परानुभूति है, सत्यनिष्ठा है, कर्तव्यनिष्ठा है। अब इनको, इनका कर्तव्य है कि इस जो व्यक्ति आया है अपनी योजनाओं को लाभ लेने के लिए, अपना विकास करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, यदि इनका ये कार्य नहीं कर पाते, ये मूल्य से युक्त नहीं है,
यदि तो ये कार्य नहीं करेंगे, असंतुष्ट हो जाएगा। तो इनमें प्रशासनिक अधिकारी में मूल्यों का होना जरूरी है। मूल्य क्या होता है बता चुके हैं, आंतरिक पक्ष होता है। मूल्य मतलब मानवीय मूल्य से है। मानवीय मूल्य मतलब क्या होता है, दया है, करुणा है, भाव है, निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है, सत्यनिष्ठा है, सहानुभूति है, सहिष्णुता है, इत्यादि जैसे शब्द आते रहते हैं। और इन्हीं मूल्य से ही नैतिकता का विकास होता है। और व्यक्ति में यदि नैतिकता नहीं है तो वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा, अपने कर्तव्यों से पलायन हो जाएगा, उसमें गैर तरफदारी आ जाए, गैर तरफदारी नहीं आएगा, भाई भतीजावाद आ जाएगा, कहीं सत्यनिष्ठा नहीं रह जाएगा, भ्रष्टाचारी करेगा, लाल फीता शाही आ जाएगा। यदि उस व्यक्ति में, उस प्रशासनिक अधिकारी में मूल्य नहीं है, और मूल्य ना होने से नैतिकता आएगा ही नहीं। और नैतिकता और मूल्य को जानने के लिए हम एक टॉपिक्स पढ़ते हैं, नीति शास्त्र, जिसे यूपीएससी ने 2013 में इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया है। नीति शास्त्र पढ़ने के पीछे यही लॉजिक है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचारों से या अनेक बुराइयों से दूर रहें, बचे रहें, ये ध्यान देना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप ऐसे मैपिंग बना सकते हैं, यहाँ तक इतना बना सकते हैं, ये नीति शास्त्र है और ये मूल्य है और ये जो है नैतिकता है। तो इसका मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा क्या है। हर क्वेश्चन में फिगर जरूर दे दीजिए, कोई ना कोई फिगर, इस तरीके का फिगर, कोई ना कोई फिगर, अभी आगे चलेंगे। तो नीति शास्त्र क्या है, ये सामान्य मानव संबंधी है। सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऐच्छिक क्रियाकलापों से तात्पर्य सोच समझकर मानव द्वारा किया गया कार्य होता है। एक कार्य दो तरीके का हो सकता है, उचित और अनुचित। उचित कार्य वो होते हैं जो नियम के अनुकूल होते हैं, और अनुचित कार्य वो होते हैं जो नियम के विपरीत होते हैं, प्रतिकूल होते हैं। अब सपोज करिए कोई व्यक्ति उचित कार्य करता है, उचित कार्य करता है, जब उचित कार्य करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उचित कार्य करेगा क्या मिलेगा। और पहले नंबर पे जानना है कि उचित कार्य करना चाहिए कि नहीं। जो कार्य करना चाहिए वो उचित है, जो कार्य करना चाहिए उचित है। नीति शास्त्र ही बताता है कि यह कार्य करना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज़ आएगी कि यह कार्य करना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज़ आएगी यह कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे चोरी करना, अंतरात्मा पहले बता देगा चोरी नहीं करना, पाप है, दंड मिलेगा, जेल जाना पड़ सकता है। भ्रष्टाचार करना, घूसखोरी करना पाप है, जेल जाना पड़ सकता है। एक बार अंतरात्मा की आवाज़ आती है, पुकारती है, तो पता लग जाता है क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि नियम के अनुकूल वर्तमान में जिस समय आप रहें उस समय और उस देश के अकॉर्डिंग नियम क्या कहता है, जिस देश में है उस देश के अकॉर्डिंग और उस समय के अकॉर्डिंग नियम क्या कहता है, उस नियम के अनुसार यदि कार्य करने लायक है तो उचित कार्य है, उस नियम के अनुसार कार्य करने लायक नहीं है, देश के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग कार्य करने लायक नहीं है तो प्रतिकूल है। अब ये कार्य करना चाहिए, उचित कार्य क्या है, करना चाहिए। अनुचित कार्य क्या है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो नीति शास्त्र हमें यह पाठ सिखाता है कि उचित कार्य करना चाहिए और अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। और देखिए जो उचित कार्य करेगा उसे क्या मिलेगा, पुरस्कार। जो उचित कार्य करेगा उसे क्या मिलेगा, पुरस्कार। और जो अनुचित कार्य करेगा उसे क्या मिलेगा, दंड। दंड क्यों दिया जाता है, दंड देने से उस व्यक्ति में भय आएगा और भय ला करके उसको अनुचित कार्य करने से रोका जाए। अनुचित कार्य जो करेगा उसे दंड दिया जाएगा। और दंड क्यों दिया जाएगा, दंड इसलिए दिया जाता है ताकि हम न्याय की भावना साकारित कर सकें। पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ताकि हम न्याय की भावना, दंड या पुरस्कार के माध्यम से न्याय साकारित होता है। किसी भी व्यक्ति को जो अच्छे कार्य करे उसे जो है पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाता है।
और दंड के माध्यम से, जो अच्छा कार्य न करे, अनुचित कार्य करे, दंड के माध्यम से उसे भय दिखाया जाता है। इसका मतलब प्रोत्साहन और भय के माध्यम से या दंड या पुरस्कार के माध्यम से हम न्याय की भावना साकारित करते हैं। तो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का ये परम कर्तव्य होता है वो इस प्रकार का कार्य करें, और जो इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं उनके लिए दंड की प्रावधान है। कोई इसमें बच नहीं सकता। यदि आ गया कानून के घेरे में, कोई नहीं बच सकता। कई मुख्यमंत्रियों को आप देखे होंगे जेल घूम करके आए हैं, जेल में रह करके आए हैं। रहने का मतलब समझ गए होंगे ना, बहुत से मुख्यमंत्री, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप जान चुके होंगे पता नहीं कौन कौन से किस घोटाले में आ गए हैं बहुत से मुख्यमंत्री। जब मुख्यमंत्री नहीं बच सकते हैं तो एक अधिकारी, छोटा मोटा अधिकारी, IAS है या PCS, जो छोटे उससे लेवल के अधिकारी हैं, वो सब कहाँ बचेंगे? सबको जाना पड़ेगा जेल में, हवालात में पूरे ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। जैसा कानून किए होंगे, जैसा उनका जुर्म रहा होगा, उस कानून के आधार पे उनको सज़ा मिलेगा। कोई नहीं बच सकता, क्योंकि भारत में सबसे ऊपर संविधान है और हमारा देश भारत जो है संविधान से ही चलता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो उचित कार्य करें उन्हें पुरस्कार दिया जाए और जो अनुचित कार्य करें उन्हें दंड दिया जाए। पुरस्कार और दंड के माध्यम से हमारी न्याय की अवधारणा साकारित होती है। इतना आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर उसके बाद में बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए, अब हमारा जो इसमें समझना है कि ऐच्छिक कार्य क्या होता है। ऐच्छिक कार्य होता है, एक तो उचित हो सकता है और दूसरा अनुचित। उचित कार्य क्या है और अनुचित कार्य क्या है? जिस व्यक्ति का, चाहे वो सामान्य मानव हो या प्रशासनिक अधिकारी, जिसका जैसा अभ्यास है, अभ्यास करते करते उसका आदत बन गया है। अभ्यास करते करते कहा गया पढ़ने के लिए अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। लोग बताते हैं कि UPSC के लिए, सब लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, लिखते रहिए, आंसर राइटिंग होता रहेगा, हो जाएगा। आप आंसर राइटिंग करते रहिए और प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, तो टेस्ट मारते रहिए तो हो जाएगा। पढ़ने के साथ साथ, ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं कि ये वाला अभ्यास करेंगे, बिना पढ़ने नहीं होगा। पढ़ने के बाद में टेस्ट और अभ्यास करते रहेंगे। UPSC बहुत ही आसान है, निकल जाएगा। PCS निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोगों का अभ्यास करते करते आदत बन गया है। अब अभ्यास करते करते जिसका आदत बन गया है अच्छे कार्य करने का, उचित कार्य करने का, वो उचित कार्य करेगा। जिसका अभ्यास बना है, अभ्यास बना कैसे? अभ्यास करते करते उसका आदत बन गया है कैसे कार्य करने का? अभ्यास करते करते आदत बन गया है अनुचित कार्य करने का, गलत कार्य करने का। अनुचित क्या है हम बता चुके हैं, जो नियम के प्रतिकूल हो, और उचित क्या है, जो नियम के अनुकूल हो, ऐसा हम बता चुके हैं। तो देखिए, आदत बन गया, यही जो उस व्यक्ति का आदत है, चाहे अनुचित कार्य कर रहा हो, चाहे उचित कार्य कर रहा हो या अनुचित, उसी से व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है, कैरेक्टर का निर्माण होता है। अच्छे कार्य करके भी चरित्र का निर्माण करेगा और बुरे कार्य करके भी चरित्र का उसका निर्माण होगा। अब चरित्र भी दो तरीके हो सकता है। यदि अच्छा कार्य करता है तो उसका चरित्र कैसा होगा? सद्गुण, सच्चरित्र, सदचरित्र या सद्गुण कहिए। और यदि बुरा कार्य कर रहा है तो उसका चरित्र कैसा होगा? दुष्चरित्र या दुर्गुण। तो दुर्गुण को प्राप्त करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? अभ्यास पूर्वक कोई भी मानो उचित कार्य करके, अभ्यास पूर्वक कोई भी मानो के संदर्भ में है। हमने बताया जो अच्छी कार्य है ये मानव संबंध है, मानव संबंधी है। मानव संबंधी कौन? नीति शास्त्र। नीति शास्त्र जो बनाया गया है मानव के लिए, मानवीय संबंध है। तो कोई भी व्यक्ति उचित कार्य करके अभ्यास पूर्वक, कोई भी मनुष्य उचित कार्य करके अभ्यास पूर्वक अपने आदतों के माध्यम से अपने नैतिक गुणों को प्राप्त करता है। इससे नैतिकता का विकास होता है, नैतिक गुण आता है। इससे क्या आता है? सद्गुण से
सद्गुण से नैतिक का विकास होता है। नैतिकता, नैतिकता कहाँ से आएगा? ये मूल्य से आएगा। मूल्य, मूल्य मतलब क्या है? मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्यों से आएगा। जो उचित कार्य करता है, जो सद्गुण आता है, नैतिकता का विकास होता है, मूल्य से आएगा या मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य मतलब क्या होता है? अभी हम बता चुके हैं, दया है, करुणा है, प्रेम है, सहनशीलता है, सहिष्णुता है, सहानुभूति है, परानुभूति है, इत्यादि जैसे शब्द हैं। तो इसका मतलब क्या है? अभ्यास पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करके एक प्रकार से नैतिक गुण का विकास किया जाता है। कोई भी मनुष्य नैतिक गुण का विकास करता है, वो सद्गुण होता है। और वहीं अभ्यास पूर्वक अपने बुरे आदतों के कारण अनुचित, अभ्यास पूर्वक अपने बुरे आदतों के कारण जो है अनुचित कार्य करके कोई व्यक्ति जो है अनैतिक कार्य करके या अनैतिकता को प्राप्त करता, अर्थात उसमें दुर्गुण या दुष्चरित्र का जन्म आ जाता है, जन्म हो जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये किसी भी व्यक्ति में सद्गुण आए या दुर्गुण आए, सद्गुण आए या दुर्गुण आए, उसमें सब में क्या होता है? जो सद्गुण होता है ये व्यक्ति की उत्कृष्टता को दर्शाता है। उत्कृष्टता, कृष्टता, 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 उत्कृष्टता को दर्शाता है। किसी भी व्यक्ति में जो सद्गुण होता है, यही सद्गुण व्यक्ति की उत्कृष्टता को दर्शाता है, और यही दुर्गुण जो है व्यक्ति की निम्नता को दर्शाता है। निम्नता यानी कि कहते नहीं बहुत नीच आदमी है, बहुत छोटा आदमी, नीच मतलब बहुत दुष्ट आदमी है, ऐसा लोग बोलते हैं, बहुत दुष्ट है, बहुत पापी प्रवृत्ति का है। तो इसका मतलब जो है यही जो निम्नता है, जो व्यक्ति की जो चरित्र निम्नता को बताता है, इससे क्या होता है? पापात्मा का जन्म होता है। क्या होता है? पापात्मा, पापात्मा यानी कि उसकी आत्मा कैसी है? पाप भरा हुआ है। कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करेगा, अनुचित कार्य जो भी करेगा, इसका मतलब वो निम्नता को, उसका चरित्र निम्नता को दर्शाएगा, दुर्गुण को दर्शाएगा। इसका मतलब उसमें पापात्मा का जन्म होता। वहीं जहाँ सद्गुण से उत्कृष्टता आता है, और उत्कृष्टता किसका जन्म देता है? पूर्ण आत्मा का, पूर्ण आत्मा का जन्म देता है। अब सवाल यहाँ पर ये है, पूर्ण आत्मा या पापात्मा जो जन्म होता है, ये आधार कैसे निकालेंगे? क्या आधार होगा? तो हमारा देखिए कानून हो सकता है, धर्म हो सकता है, समाज हो सकता है, रीति रिवाज हो सकता है। अब सपोज करिए आज के समाज में बाल विवाह नहीं हो रहे हैं। अब कोई व्यक्ति बाल विवाह कर रहा है, इस समय की बात, मार्च 2023 की हम बात कर रहे हैं, मार्च 2023 बाल विवाह नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 के ऊपर में विवाह हो रहे हैं, 20 मतलब 20 साल के ऊपर, और उसमें भी ज़्यादा जो है 25 के ऊपर लोग कर रहे हैं, और कुछ जो लोग हैं 30 के इर्द गिर्द में कर रहे हैं, ज़्यादातर 25 के ऊपर कर रहे हैं। ये अब सामान्य उदाहरण आ गया। लेकिन अब कोई बाल विवाह करे तो समझ लीजिए उसकी आलोचना होगा, गलत कार्य कर रहा है, गलत नीतियों में फंसा हुआ है। इसका मतलब वो कैसा कार्य कर रहा है? अनुचित कार्य कर रहा है। और अनुचित कार्य करने का मतलब क्या है? वो नियम के अनुकूल नहीं है। उसको क्या मिलेगा? निम्नता, उसकी दुष्चरित्र को दिखाया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को जो अनुचित कार्य करता है, अभी हम बता चुके हैं क्या मिलेगा? दंड। अब जो आज के पहले रहा होगा, बहुत पहले जब बाल विवाह चल रहा था, उस समय जो 20-25 में करता रहा होगा, जो करेगा, तो उस समय की स्थितियाँ क्या कहेगा? उसकी लोग आलोचना करेंगे, कहेगा वो अच्छा नहीं काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? समय और परिस्थिति के अनुसार इसका निर्धारण होता है। उचित और अनुचित कार्यों का निर्धारण समय और परिस्थिति के अनुसार होता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हम उचित और अनुचित कैसे करेंगे? तो हमने बताया ना, इसका मूल मर्म जो है मानवीय मूल्य जो है, मानवीय मूल्य, और मानवीय मूल्य से ही आता क्या है? नैतिकता। यही नैतिकता ही हमें बताता है कौन सा कार्य उचित है, कौन सा अनुचित। जिस व्यक्ति में मूल्य है और मूल्य से नैतिकता आएगा, इसका मतलब वही मूल्य या कहिए नैतिकता ही बताएगा कि कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है। और मानो देखिए, मानो एक जो है विवेकशील प्राणी है,
मानो क्या है, अब यहीं पे लिखना होगा कि मानो एक विवेकशील, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी बचा है। अब यहीं पे देखिए, आपको देखना है कि कौन सा कार्य उचित है, कौन सा अनुचित, इसका जो है निर्धारण करते हैं कि मानव के लिए है। किसके लिए है? मानव के लिए। मानव देखिए एक विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी, विवेकशील प्राणी है। मानव कैसा है? विवेकशील प्राणी। विवेकशील प्राणी का मतलब होता है कि मानो अन्य जंतुओं से, अन्य जानवरों से, अन्य पशुओं से श्रेष्ठ है, भिन्न है, उत्तम है। कैसे है? क्योंकि जो भी जीव जंतु हैं सभी प्राणियों में मानव के पास विवेक है और जीव के पास विवेक नहीं। विवेक से आधार पे हम सोचते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित। अब मानव में हम कैसे मानव की बात करेंगे? विवेकशील मतलब जो मानव की बात किया गया है, सामान्य मानव की बात। सामान्य मानव में कौन आएंगे, कौन नहीं आएंगे? सामान्य मानव में देखिए पागल नहीं आएगा, पागल नहीं रहेगा, और मंद बुद्धि का व्यक्ति नहीं रहेगा, मंद बुद्धि का व्यक्ति भी नहीं रहेगा सामान्य मानव में। क्योंकि ये पागल है और ये मंद बुद्धि का है, इसमें वो तर्क और वितर्क करने की क्षमता नहीं है। ये सोच नहीं सकता कि चोरी करना है कि नहीं करना है, चोरी करना पाप है कि नहीं है, भ्रष्टाचार करना पाप है कि नहीं है, घूसखोरी करना पाप है कि नहीं है, गरीबों को सताना कि नहीं सताना, ये नहीं विवेक कर पाएगा। जानवर कैसे होते हैं? जानवर के दिमाग में आ गया, सींग रहता है मार देगा। कुत्ता है दिमाग में आ गया तो काट लेगा। जाओ भैया रेबीज का तब सुई लगवाइए, होता है ना। तो मानव के पास विवेक है और बुद्धि तो सबके पास है, हमारे पास यानी कि मानव के पास भी है, और जो है जो जानवर हैं, पशु हैं, उनके पास भी बुद्धि है। लेकिन विवेक केवल हम लोग मानव के पास में ही है। तो विवेक के आधार पे हम लोग ये सोचते हैं कि क्या करना क्या नहीं, उचित और अनुचित में विभेद कर पाते हैं। उचित और अनुचित में क्या कर पाते हैं? विभेद। विभेद माने क्या होता है? अंतर। यानी कि मानव ही विभेद कर पाता है उचित अनुचित में, क्योंकि इसके पास विवेक है। इसका मतलब नैतिक और विवेकशील प्राणी होने के कारण, अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि नैतिक और विवेकशील प्राणी होने के कारण हमें जो कार्य करना चाहिए वो उचित है और वही कर्तव्य है। हमें विवेकशील प्राणी होने के कारण जो कार्य करना चाहिए, विवेकशील प्राणी और नैतिक प्राणी होने के कारण जो कार्य करना चाहिए वही उचित है, वही कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य पर रहना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अगला लिखना है कि प्रत्येक व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति का मानव समाज के लिए, जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, मानवता के लिए कुछ कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कुछ कर्तव्यों को लाना चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि मानव को जो है, जिसका अपना समाज है, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव के लिए, जनहित के लिए कुछ ना कुछ कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये भी बता दिए, सद्गुण बता दिया गया है। अब हमको इतना जब समझ में आ गया, तब अब हम लिखेंगे नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र क्या है? अब हम लिखेंगे नीति शास्त्र क्या है, इतना। अब एग्जाम में कुछ मोनोग्राम भी बना सकते हैं इस प्रकार का, जो ये मैपिंग करते हैं इस प्रकार के भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये अच्छे अंक देते हैं, आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना बनाइए कि बहुत ज़्यादा ही बनाते रहिए, कुछ बना सकते हैं थोड़ा सा, या हमने जैसे मैपिंग बनाया इस तरीके का बना सकते हैं कि विवेकशील प्राणी इस प्रकार का ऐसे बना सकते हैं, विभेद, अंतर, उचित अनुचित इस प्रकार का जैसे हमने बताया, इस प्रकार का आप ग्राफिंग कर सकते हैं। इसमें बढ़िया नंबर माने जाते हैं, एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी भी होता है। पॉइंट टू एग्जामिनर जानना चाहता है कि लड़के को आ रहा, टू दी पॉइंट लिखा जाता है। अब नीति शास्त्र क्या लिखते हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब की बार हम मिटा दिए थे, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई जल्दी से। देखिए इसमें हमने बता दिया कि नीति शास्त्र की परिभाषा लिखना है। इतना जब समझ चुके नीति शास्त्र क्या होता है, इसका मतलब क्या है, नीति शास्त्र में
सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, सामान्य मानव की चर्चा किया गया है। नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव की चर्चा है। सामान्य मानव के ऐच्छिक कार्यों की या ऐच्छिक कर्मों की उचित या अनुचित होने का निर्धारण, उचित या अनुचित होने का निर्धारण तथा इसके मानदंडों की चर्चा किया जाता है। ये ध्यान देना है कि नीति शास्त्र में क्या है, सामाजिक जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं सामान्य मानव के ऐच्छिक कार्यों की या ऐच्छिक कर्मों की उचित अथवा अनुचित होने के निर्धारण तथा उसके मानदंडों की चर्चा किया जाता है। और साथ में ये देखा जाता है उस व्यक्ति में, उस मानव में सुखद एवं शुभ मानवीय जीवन की प्राप्ति हो रही है कि नहीं। तो सुखद जीवन की प्राप्ति, नीति शास्त्र मतलब क्या, सुखमय जीवन होना चाहिए। नैतिक कार्य करेंगे 100% सुखमय जीवन होता है। अब कोई कहे नैतिक कार्य करने से सुखमय नहीं, तो गलत सोच रहा है। जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो शुभ जीवन की प्राप्त होगा, सुखद जीवन की प्राप्त होगा। ये आप करके खुद देख सकते हैं, जो किए हैं वो शुभ, अंदर से आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो परिभाषा आपको अपने हिसाब से लिखना, जब समझे रहेंगे लिख ले जाएंगे, नहीं समझे तो कैसे लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत इसका भी। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब इसमें देखेंगे नीति शास्त्र क्या होता है। नीति शास्त्र मानव संबंधी है। मानव संबंधी का मतलब ये मानव के क्रियाकलापों के सामाजिक जीवन से संबंधित है। सामाजिक जीवन में ऐच्छिक कार्य से, ऐच्छिक कार्य मतलब होता है सोच समझकर किया गया कार्य, क्रियाकलापों से संबंधित होता है। ये दो तरीके का हो सकता, अभी हमने बताया है, उचित हो सकता अनुचित। अब उचित हो या अनुचित, उचित हो या अनुचित, उचित हो या अनुचित कार्य जो भी होगा, इसके लिए कुछ निर्धारक तत्व होगा। इसके लिए क्या होगा, कुछ निर्धारक तत्व होगा, यानी कि निर्धारण का आधार क्या होगा, यानी कि किस आधार पर निर्धारण करेंगे या कैसा आधार होगा, इसका मानदंड क्या होगा या मानदंड कह सकते हैं। तो उचित या अनुचित का मानदंड क्या होगा, क्या निर्धारण होगा, किस आधार पर ये किया जाएगा, निर्धारण कहिए या आधार कह सकते हैं, यानी कि किस आधार पर किया जाएगा, किस मानदंड पर ये किया जाएगा। अब इसके लिए देखिए क्या है, ये मानदंड जो है क्या है, तो इसमें देखिए नियम हो सकता है। क्या हो सकता है, नियम। नियम के साथ साथ क्या हो सकता है, परिणाम। बिना नियम के कैसे क्लियर होगा क्या उचित है क्या अनुचित। जब नियम रहेगा तभी तो क्लियर होगा क्या उचित है क्या अनुचित। और जब नियम रहेगा, उचित अनुचित का निर्धारण होगा, तो इसका मतलब परिणाम जरूर रहेगा, परिणाम रहेगा। और परिणाम जो रहेगा, जो नियम रहेगा, ये नियम परिस्थिति पर निर्भर करता है। परिस्थिति मतलब ये बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, सपोज करिए आज इस मार्च 2023 की बात यदि किया जाए, कहीं पर जैसे सपोज करिए भारत में समलैंगिकता, जिसका उल्लेख धारा 377 में किया गया है, धारा 377 में समलैंगिकता भारत में अमान्य है। विश्व के कई देशों में मान्यता मिला है। सेरोगेसी के संदर्भ में अगर बात किया जाए, किराए का कोख जो होता है, भारत में कुछ और नियम है, अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है। या मान के चलिए क्या नाम है, गर्भपात, भारत में गर्भपात कराना एक अपराध है। कई जगह गर्भपात के लिए जो है, अबॉर्शन के लिए उतने जटिल नहीं नियम बने हैं, कहीं कहीं सरलता नियम है, कहीं कहीं मान्यता दे दिया गया गर्भपात करा सकते हैं। तो एक ही समय में हर देश के संदर्भ में अलग अलग मान्यता है। या आज वही जो है मान्यता नहीं है, कल मान्यता हो सकता है, या कल मान्यता नहीं था आज मान्यता हो सकता है। तो परिस्थिति जरूरी रखता है। अब परिस्थिति ही देखा जाएगा, नियम परिस्थिति दोनों मिला के चलेगा, और इसमें परिणाम होगा, और साथ में जो भी इसका मानदंड रहेगा, इसका कुछ उद्देश्य भी रहेगा। उद्देश्य, कुछ उद्देश्य जरूर रहेगा। उद्देश्य मतलब मूल भावना। उद्देश्य मतलब क्या लिख सकते हैं, मूल भावना। मूल भावना रहेगा। बिना मूल भावना के, बिना उद्देश्य के कुछ हो ही नहीं सकता।
अब जो नियम होंगे भाई, ये नियम देखिए हो सकते हैं, दो तरीके का नियम हो सकता है। एक नियम हो सकता है आंतरिक हो सकता है, और दूसरा हो सकता है बाह्य नियम। क्या हो सकता है? बाह्य। बाह्य मतलब एक्सटर्नल, और ये है इंटरनल, है ना। जैसे आप उसमें पढ़ते हैं पर्यावरण में इन सीटू एक्स सीटू, इन सीटू और एक्स सीटू। तो ऐसे यहाँ पर है, तो इंटरनल मतलब आंतरिक है, और ये बाह्य। बाह्य जो नियम होता है, बाह्य नियम में देखिए कानून हो सकता है, जो कानून बना है, कानून मतलब लॉ जो है, ये हो सकता है समाज, हो सकता है समाज। समाज मतलब सामाजिक जीवन, सामाजिक से संबंधित है, सोशल से संबंधित है। अब जैसे सपोज करिए हमारे यहाँ जो भारत में उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र की बात किया जाए, तराई या उत्तराखंड में, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति। थारू जनजाति पाई जाती है। तो ये थारू जनजातियों में बदला विवाह चलता है बहुत। थारू जनजातियों में क्या चलता है? बदला विवाह, बदला विवाह। अब बदला विवाह क्या होता है, यहाँ पे आप जानना चाहेंगे। ये थारू जनजाति है, थारू जनजाति कहाँ पाया जाता है? भारत में। भारत में कहाँ? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में और साथ में उत्तराखंड में। थारू जनजातियों में बदला विवाह होता है, इनके यहाँ ये मान्यता है। अब इनकी अलग मान्यता है, इनके यहाँ दीपावली में जो है, थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। शोक, शोक माने कष्ट होता है, बहुत दुखद होता है। यानी कि ऐसा ये इसलिए मानते हैं, इनका मानना है, थारू जो है ये मानते हैं कि हम थार राजस्थान वाले क्षेत्र से आए हैं, और इनके पूर्वज जो है रावण हैं, ये रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, इसलिए दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। पहली चीज, इनकी अपनी अलग कॉन्सेप्ट है, इनकी अपनी अलग एक संस्कृति बना लिए हैं। और इनमें बदला विवाह, बदला विवाह का समझ लीजिए क्या होता है कि सपोज करिए ये लड़का है और इसका विवाह बी से हो रहा है, बी लड़की है, बी लड़की है, ये लड़का है और बी लड़की है, थारू जनजाति के हैं। अब इसका यदि विवाह इससे हो रहा है और इसका विवाह इससे, तो इसके बहन का विवाह जो है, इसकी जो बहन होगा, बहन होगी, इसके बहन का विवाह इसके भाई से होगा, भाई से होगा, तभी जो है विवाह हो पाएगा। बिना इसके बहन के विवाह, इसके बहन का विवाह जो है इसके भाई से हुए, हो ही नहीं सकता। यानी कि यही है बदला, अदली बदली का काम। तो इनकी अपनी संस्कृति है। तो संस्कृतियाँ भी निर्भर करता है कि कौन समाज में है, किस समाज में है, किस सोसाइटी में है। समाज भी देख के काम करिए जाते हैं। तो समाज के साथ साथ जो है और क्या हो सकता है, धर्म भी आड़े आ लेता है हाथ में। हमने इसलिए विवाह को बता दिया, विवाह वाला कॉन्सेप्ट जल्दी सबके समझ में आ जाता। भैया समझ में आ गया। अब देखिए जैसे धर्म की बात करें, देखिए किसी किसी धर्म में जो है विवाह जो है ऐसा हो जाता कि विवाह आज किए 7 जन्म तक निभाना पड़ेगा। बाप रे बाप, विवाह आज किए 7 जन्म तक, आज तो निभाना ही पूरा इस जिंदगी में। किसी किसी में समझौता मात्र है, आज विवाह किए 10 दिन के बाद तोड़ना चाहे समझौता है, तोड़ सकते हैं। तो अलग अलग है। तो धर्म भी कहीं न कहीं कुल मिलाकर के आड़े आता है। तो बाह्य बाह्य कारक हो सकते हैं, बाह्य कारक में। और जो आंतरिक जो नियम होता, आंतरिक नियम मतलब अंतर आत्मा की आवाज, अंतर आत्मा। अंतर आत्मा मतलब होता है कंसाइंस। अंतर आत्मा मतलब होता है कंसाइंस। तो कंसाइंस इसी को कहते हैं, कंसाइंस, SCIENC, कंसाइंस। तो अंतर आत्मा की आवाज मतलब होता है कि जो आपका अंतर आत्मा आवाज कहता है। अंतर आत्मा मतलब होता क्या ना, दिमाग कहता है, ब्रेन कहता है, ये दिल नहीं कहता। लेकिन अंतर आत्मा मतलब लोग कहते हैं यार मेरा दिल क्या कहे, दिल क्या कहता है, दिल का क्या कसूर, दिल ना कहे रुक जा, क्या भी जो भी दिल के बारे में कह देते हैं कि दिल कह रहा है,
दिल की कसम कहा के बता रहे हैं, दिल कहता है कि आपसे हो गया है, जो भी लोग कह देते हैं पता नहीं क्या क्या, दिल उल नहीं कहता है। दिल को अंग्रेजी में हर्ट भैया कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्ट, HEART। हर्ट का काम क्या होता है? हर्ट आप जानते हैं 4 इसके भाग हैं, बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, ये सब जानते हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं। और इसी में देखिए होता है ना, लगा होता है, सिरा होता है और धमनी होता है, सिरा और धमनी, जिसमें पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी को हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा। तो पूरे शरीर से रक्त जो होता है हमारे हृदय में आता है, यहाँ से पंपिंग होता है, यहाँ से साफ किया जाता है रक्त को, हृदय साफ करता है, फिर पूरे शरीर में पहुँचाता है। और इसलिए किया जाता है, जो अशुद्ध रक्त आता, अशुद्ध रक्त मतलब होता क्या है, रक्त में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है, वो अशुद्ध रक्त रहता है। यहाँ पे आता है वही कार्बन डाइऑक्साइड को विखंडित कर देता है, वियोजित कर देता है, हृदय तोड़ देता है और वो पहुँचाता है उसमें। केवल जब हृदय से जाता पूरे शरीर में अंग सब जगह जाता है, तो वो अंग जो रक्त जाता वो ऑक्सीजन युक्त रहता है, O2 युक्त रहता है, ऑक्सीजन युक्त। तो शुद्ध रक्त मतलब होता ऑक्सीजन युक्त रक्त, और अशुद्ध मतलब होता कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 युक्त। तो शरीर से जो हृदय में, पूरे शरीर से जो रक्त आता है हृदय में, वो आता है, कौन सा रक्त होता है, वो CO2 रहता है, और जो हृदय से पूरे शरीर को जाता है वो O2 युक्त रहता है, शुद्ध रक्त रहता है। तो हृदय का काम यह है, वही हृदय को दिल कहते हैं। और दिल कहता होता नहीं भैया, कहता तो दिमाग ये है। दिमाग में 3 भाग होते हैं ना, ये अग्र भाग है, ये मध्य भाग है, ये पक्ष भाग। तो अग्र भाग का जो यहाँ पर पार्ट है, सबसे पहला वाला पार्ट है, वो सेरेबरम है, चाहे सेरिबरम कहें या सेरेबरम, SERE, सेरे या सेरिबरम। अब देखिए हमने कैसे याद किया है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, सबसे बड़ा भाग, जिसमें बुद्धिमत्ता है, स्मृति है, सोचने समझने की क्षमता है, ऐच्छिक क्रियाकलापें हैं, ये सब आते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए उत्तरदायित्व निभाता है, वही सेरेबरम है आगे वाला। अब कैसे क्या याद किया, लोग बता देने भैया ब्रह्म बाबा हैं, ब्रह्म बाबा पकड़ लिए हैं, गाँव में लोग कहते हैं, सब लोग, शहरों में भी लोग कहते हैं ब्रह्म बाबा, ब्रह्म पकड़ लिए हैं। तो ब्रह्म को लोग बहुत बड़ा मानते हैं कि कोई मतलब भगवान से बड़ा तो नहीं, लेकिन गॉड से बड़ा नहीं, लेकिन लोग मान लेते हैं फिर ब्रह्म है। तो ब्रह्म को हमने बना लिया, नहीं ब्रह्म ही है, इसका मतलब सबसे बड़ा विकसित भाग है, सबसे कार्य करने वाला काम है, स्मृति का इसमें इसी में है, केंद्र में है ब्रह्म। तो सेरेब्रम तो काम ये सब करता है, सोचने का, समझने का या अच्छी क्रियाकलापों का, स्मृति का भंडारण यही करता है सेरेब्रम, जो मस्तिष्क का अग्र भाग का पहला भाग है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो हमने बताया ना कि ये तो हमने बीच में ऐसे ला दिया दूसरा टॉपिक, ये इस टॉपिक्स का नहीं था, तो विज्ञान से थोड़ा सा एंट्री कर दिया था इंजॉय के लिए, ताकि आप जान जाए, कुछ इंजॉय भी मिल जाए। तो अंतरात्मक मतलब होता है ना भैया कि ये आंतरिक पक्ष है। अंतरात्मा कहता है, जैसे आप कोई भ्रष्टाचार करने जा रहा प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या सुरक्षा कर्मी, जो भी XYZ जो भी है, घूसखोरी करने जा रहे हैं, लेखपाल हैं, जो भी XYZ हैं, बहुत से लोग कर देते हैं, तो उनको एक बार अंतरात्मा रोकती है कि ये गलत कार्य न करिए, इससे जो अनुचित कार्य है, नियम के प्रतिकूल है, इससे दंड मिलेगा, जेल जाना पड़ेगा, तिहाड़ जैसे जेल में, कोई भी जेल हो सकता है। एक बार अंतरात्मा रोकती है, आप न कहिए। हालांकि देखिए आप 2013 के पहले प्रशासनिक अधिकारियों में बहुत से इस प्रकार की कमियां आ रही थी, इसीलिए UPSC ने 2013 में एथिक्स को जोड़ दिया, ताकि लोग पढ़ें, समझें, इस चीज़ को जानें। तो एक बार रोकती है, अब जो भी रोकने के बाद में भी गलत काम करेगा उसको दंड मिलेगा, और दंड किस लिए मिलता है, ताकि उसको भय आए और ताकि वो जो है अनुचित कार्य न करे। इसके पहले हम बता चुके हैं। तो आंतरिक जो ये पक्ष होता है, तो निर्धारक जो है, जो बता नहीं नीति शास्त्र क्या है, अब शुरू में देखेंगे नीति शास्त्र क्या है। ये मानव संबंधी है, मानव के लिए है, मानव के लिए बनाया गया है, और मानव के लिए, ऐसे मानव के लिए है जो सामान्य मानव हो। सामान्य मानव मतलब जो सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, सामान्य मानव, उसमें पागल आदमी और मंद बुद्धि वाला आदमी नहीं आएगा, और कोई जानवर भी, पशु भी नहीं आएंगे। तो सामान्य मानव के सामाजिक जीवन के से जो ऐच्छिक क्रियाकलापों से संबंधित है,
जो उचित अनुचित कार्य करते हैं इनका कुछ निर्धारण होगा। निर्धारण के लिए नियम हो सकता है, बताएं परिणाम होगा, परिस्थिति होगा, मूल भावना भी होगा। अब नियम कैसे हो सकते हैं? आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष हो सकते हैं। बाह्य पक्ष में कानून होगा और समाज होगा, धर्म होगा, ये सब बाह्य कारक निभाते हैं। आंतरिक पक्ष में होता है केवल उसकी कंसाइंस जो है, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। अंतरात्मा की आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इसी के बाद में जब इतना जान जाएंगे तो आपको जानना पड़ेगा सिविल सेवक के लिए, सिविल सेवक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसमें उद्देश्य होना चाहिए, क्या नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे ये जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र को पढ़ने से ही पता लगता है सिविल सेवक, जो सिविल सेवक हैं, सिविल सेवक में क्या गुण होना चाहिए, सिविल सेवक के लिए क्या गुण होना चाहिए और इसे क्या करना चाहिए। सिविल सेवक को, सिविल सर्वेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या गुण होना चाहिए? सिविल सेवक में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा का मतलब क्या होता है? सत्यता के साथ, तत्परता के साथ अपने कार्यों को करे, जिस कार्य करने के लिए लगाया गया है, गवर्नमेंट ने लगाया है, अर्थात सरकारी नीतियों योजनाओं को वंचित वर्गों तक, जो अंतिम पावदान तक हैं, उन तक जन कल्याण की भावना को साकारित करना, वहाँ तक लाना, राष्ट्र हित का विकास करना। और क्या करना चाहिए? बुनियादी ढांचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, बुनियादी ढांचा है, मूल ढांचा नहीं है, बुनियादी ढांचा। उसमें कुछ मूल्य होने चाहिए। बुनियादी ढांचे मतलब मूल्य, यानी कि दया हो, करुणा हो, सत्यनिष्ठा हो, प्रेम हो, सहिष्णुता हो, ये सब होने चाहिए। मूल ढांचे मतलब क्या नाम, बुनियादी ढांचा। मूल ढांचा अलग है, वो संविधान में है भाई, मूल ढांचा संविधान में है। वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में लाया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में लाया गया था और उसी मूल ढांचा के आधार पर न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट महोदय विधायिका अर्थात संसद के असंवैधानिक कार्यों को रोक सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है, उसे प्रतिबंधित कर सकता है। मूल ढांचा का बहुत जरूरी है। और मूल ढांचा क्या है ये केवल न्यायालय ही बताएगा, सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा मूल ढांचा क्या है। तो बुनियादी ढांचा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? भेदभाव रहित होना चाहिए, भेदभाव रहित होना चाहिए। जो सिविल सेवक हैं उन्हें कैसा होना चाहिए? भेदभाव रहित होना चाहिए। और उनमें क्या है? गैर तरफदारी होनी चाहिए, गैर तरफदारी, तरफदारी। ये सबको याद है, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं। गैर तरफदारी का मतलब कोई केस है, वो अपने विशेष का वर्ग का या विशेष आदमी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, उसे न्याय करना चाहिए। न्याय में पक्ष भी हो सकता है, विपक्ष भी हो सकता है, उसका आदमी हो सकता है निर्दोष हो, उसी को लेना चाहिए, हो सकता नहीं हो। जो सही है, जो नियम के अनुकूल है, उसे देखना है। ये नहीं कि किसी को अमीर गरीब से नहीं मतलब है। कभी हो सकता है अमीर ही गलत कार्यों में लिप्त हो सकता है अमीर उस गलत कार्य में लिप्त ना हो, वो मोहरा बनाया जा रहा हो। तो आपको देखना है क्या उचित है क्या अनुचित। चूंकि नीति शास्त्र आप पढ़े हैं ना, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो गैर तरफदारी नहीं होना चाहिए। और आपके अंदर निष्पक्षता आनी चाहिए। निष्पक्षता, इसका मतलब क्या है? भाई भतीजावाद ना हो, भतीजा, भाई भतीजावाद ना हो। हालांकि ये समय ज़्यादा चल जा रहे हैं राजनीति में, कहने की आवश्यकता नहीं, सभी जान रहे हैं। तो भाई भतीजावाद ना हो, निष्पक्षता की भावना हो एक प्रशासनिक अधिकारी में। और क्या हो? कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, कमजोर वर्गों के प्रति, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति हो, समानुभूति, इम्पैथी, समानुभूति, समानुभूति मतलब इम्पैथी, इम्पैथी, इम्पैथी हो।
है ना। और क्या हो सकता है, करुणा हो, क्या हो, करुणा, करुणा हो, ईमानदारी हो, ईमानदारी हो, करुणा की भावना, करुणा मतलब समझ रहे हैं ना, करुणा, करुणा की भावना, ईमानदारी की भावना, निस्वार्थता, निस्वार्थता इत्यादि जैसे शब्द हों, इत्यादि ETC। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिविल सर्वेंट के लिए ये गुण होना जरूरी है। इसके साथ साथ में यदि हम देखेंगे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो अपने कर्तव्य का पालन, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कर्तव्य का पालन, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कर्तव्य का पालन, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, उत्तरदायित्व का निर्वहन, उत्तरदायित्व का निर्वहन, उत्तरदायित्व का निर्वहन, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अधिकारों का सदुपयोग करें, अधिकार, प्रशासनिक अधिकारों के पास, अधिकारियों के पास बहुत शक्तियां रहती हैं, तो इसलिए अधिकारों का दुरुपयोग न करें, अधिकारों का सदुपयोग, सदुपयोग या सदुपयोग, एक ही में लिख दीजिए, सदुपयोग, सदुपयोग करना चाहिए, अधिकारों का सदुपयोग करें और क्या करें, उसे अपने पद और स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए, उसे अपने पद और स्थिति के अनुसार, योग्यता के अनुसार, पद और योग्यता के अनुसार, पद और योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए, है ना। पद और योग्यता के अनुसार क्या करना चाहिए, लोकहित में कार्य करे, जनहित में कार्य करे, लोकहित या राष्ट्रहित, राष्ट्रहित में कार्य करे, राष्ट्रहित, लोकहित में, राष्ट्रहित में कार्य करे। ये सब कई ऐसे गुण हैं जो करने चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। लेकिन अब देखिए पद और योग्यता, यहाँ पे ध्यान देना यही है। अब कोई समझ करिए, कोई SDM के पद पर है या कोई BSA के पद पर है, कोई DYS के पद पे है, या और छोटे भी हो सकता है, या DM के पद भी ही है। अब वो जिस हिसाब से पद है, जिस उसी हिसाब से उसकी योग्यता है, पद के आधार पे ही योग्यता है। अब सपोज करिए पद है और योग्यता, पद मान लीजिए SDM का पद है, उतनी योग्यता नहीं है, या पद जो है DM का पद है उससे ज़्यादा योग्यता है या कम योग्यता है, तो पद और योग्यता के अनुसार लोकहित में कार्य करना चाहिए। अब पद मान लीजिए नहीं है और कार्य करना चाहे, कोई पद है, कोई पद को मिला है नायब तहसीलदार का, और DM का पद, DM का कार्य कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ना तो पद है ना तो योग्यता है। तो पद और योग्यता के आधार पे ही कार्य करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए ये देखना है, ये और जरूरी है। यानी कि भ्रष्टाचार करना चाहिए कि नहीं, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, सभी जानते हैं। कुछ लोग कर देते हैं, उन्हें सजा मिलता है, और सजा हम होते मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ज़्यादा देते हैं। तो सजा मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, सजा। अधिकारों का ये क्या करें, दुरुपयोग ना करें, अधिकारों का दुरुपयोग, अधिकारों का दुरुपयोग, दुरुपयोग ना करें। अधिकारों का दुरुपयोग करना चाहिए कि नहीं, नहीं करना चाहिए। भाई भतीजावाद नहीं आना चाहिए, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद नहीं आना चाहिए। भाई भतीजावाद बहुत ही गलत है, एक लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए। भारत लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है। प्रियम्बल में आप पढ़ चुके होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी, गणतंत्र कहिए या गणराज्य, है ना। तो लोकतंत्र के लिए भाई भतीजावाद खतरा है, अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे तो खतरा है, भ्रष्टाचार लाएंगे तो खतरा है, लाल फीताशाही नहीं आनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों में लाल फीताशाही
फीता शाही जो है गलत है भैया, ये नहीं आना चाहिए लाल फीता शाही। और क्या है, उत्तरदायित्व से पलायन नहीं करना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व से निर्वहन करना चाहिए। यहाँ पे देखिए उत्तरदायित्व का निर्वहन, उत्तरदायित्व से पलायन नहीं करना चाहिए। पलायन मतलब समझते हैं, यहाँ फिजिक्स नहीं जोड़ना है। फिजिक्स अलग है कि पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पलायन मतलब होता है ना, जैसे वहीं से कॉन्सेप्ट आया है कि किसी वस्तु को यदि ऊपर ऐसे फेंका जाए, पृथ्वी के क्षेत्र से, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आए ना, फिर वापस लौट के वापस चली जाए, तो समझ लीजिए पलायन कर गई। इसीलिए उसका नाम है पलायन वेग कह दिया गया। पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वो फिजिक्स का मैटर है, यहाँ पे नहीं, वहीं से लाया गया। पलायन मतलब कि निकल गया, क्षेत्र से निकल गया। तो अनेक उत्तरदायित्व तो जो दिया गया एक प्रशासनिक अधिकारी को, यही प्रशासनिक अधिकारी के लिए, अब सोचिए क्या यही प्रशासनिक अधिकारी के लिए लागू है? ये सब मानव के लिए लागू है, जो भी मानव है। सामान्य मानव की बात हो रहा है, जो भी मानव है सब मानव के लिए है। हर मानव का अपना कर्तव्य है, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, अपने भी हित के लिए है। ऐसा नहीं हम पढ़ा रहे हैं अपने हित के भी लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन राष्ट्र हित ज़्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत हित उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी राष्ट्र हित, जनहित है। अब इसमें हमारा अभी तो कोई बेनिफिट नहीं है, और हम फ्री वीडियो पढ़ा रहे हैं, और फ्री वीडियो पढ़ाने के पीछे एक ही लॉजिक है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं, अमीर भी ऐसा नहीं है अमीर के लिए नहीं है, जो अमीर हैं वो तो पढ़ सकते हैं पैसा दे करके, लेकिन जो गरीब हैं वो भी देख सकते हैं। यूट्यूब चूँकि सभी चलाते हैं, वीडियो फ्री में डालते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है, ना कोई पैसा लेते हैं, फ्री में हम पढ़ाते हैं। तो उत्तरदायित्व से पलायन नहीं करना चाहिए। अगर उत्तरदायित्व से पलायन कर गया कोई भी प्रशासनिक अधिकारी तो बेकार हो जाएगा, और अपने अधिकारों का क्या करे, दुरुपयोग ना करे। ये सब कई ऐसे चीज़ हैं कि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों में नहीं होना चाहिए, और ये सब प्रशासनिक अधिकारियों में करना चाहिए, और ये सब गुण होना चाहिए। ये इतना जान चुके होंगे। और भी गुण हैं प्रशासनिक अधिकारी में, और चीज़ ये तो हमने बता दिया इतना। बहुत ज़्यादा आप जान के क्या करेंगे, लिखेंगे कहाँ? लिखना तो एक सीमा है। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे फिर भी देखते रहिए, सर्च करिए रहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। अगला जो टॉपिक्स है हमारा इसमें नीति शास्त्र का सार तत्व। नीति शास्त्र का सार तत्व। ये नीति शास्त्र का सार तत्व क्या होता है, ये अगला टॉपिक है। तो नीति शास्त्र हम कुछ विस्तार रूप में चर्चा को समझ चुके हैं। नीति शास्त्र क्या होता है? नीति शास्त्र जो होता है सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, नीति शास्त्र क्या है? सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों का उचित या अनुचित का निर्धारण करता है। उचित या अनुचित का निर्धारण करता है। और क्या है? उचित अनुचित के निर्धारण के मानदंडों की इसमें विवेचना किया जाता है। किसमें? नीति शास्त्र में। नीति शास्त्र में उचित और अनुचित के कर्मों की विवेचना किया जाता है, क्या उचित है क्या अनुचित है। अब सवाल ये है क्यों करना चाहिए, क्यों ऐसा है? ताकि मानवीय जीवन की सुखद एवं शुभ जीवन की प्राप्त हो सके, उचित और अनुचित कार्यों के विभेद कर सके। यही नीति शास्त्र ही हमें उचित और अनुचित में विभेद अंतर स्पष्ट कराता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और हम नीति शास्त्र क्यों पढ़े हैं? क्योंकि ताकि सुखद और शुभ मानवीय जीवन व्यतीत कर सकें। अगर यही नहीं व्यतीत कर सकें तो फिर नीति शास्त्र पढ़ने का, गवर्नमेंट सर्विस जाने का क्या उचित रहेगा? क्या आप सर्वेंट बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं जेल में जाने के लिए? नहीं। जेल में जाने वाला वो आदमी घूसखोर है, जो नहीं करना चाहिए उसने वो कर दिया है। अनेक घोटाले में मुख्यमंत्रियों के साथ में या अन्य अधिकारियों के साथ में लिप्त था। क्या इतनी लंबी पढ़ाई, यूपीएससी की पढ़ाई पढ़ करके आप यही भ्रष्टाचार करने के लिए गए हैं, हवाला करने के लिए गए हैं? सोचिए, बहुत से ऐसे कार्य जो नहीं करना चाहिए उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन्वॉल्व होने से लाइफ बेकार है, अंत में एक दाग लग जाएगा।
एक दाग लग जाएगा। लोग, बहुत से लोग कहते हैं चंद्रमा पे दाग लगा है, चंद्रमा पे दाग नहीं लगा है, वो तो दिखता है, जितना प्रकाश उस पर पड़ेगा उतना दिखेगा, उसकी आकृति की बनावट उस पर निर्भर है। जियोग्राफी जब पढ़े ही नहीं तो जानेंगे कैसे? जियोग्राफी बढ़िया से पढ़िए, चंद्रमा पे दाग वो कहीं नहीं लगा है। वो गाना होना, फिल्म की गाना अलग चीज़ है, हिंदी अलग है, साहित्य अलग है। चंद्रमा पर जितना प्रकाश, चूंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं, उसके पास वायुमंडल नहीं है, धूलकण नहीं है। आप वहाँ पे बोलेंगे, दूसरा के बगल में कान में लगा के ऐसे बोलेंगे, सुनेगा ही नहीं, क्योंकि ना वायुमंडल है, जल है, कुछ नहीं है, और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, तो कैसे दाग हो सकता है? मानव पे जो दाग लग गया जिस अधिकारी पे, जाएगा जेल में। इसलिए गलत कार्य नहीं करना है। अब हम अगला आते हैं सार तत्व पे। नीति शास्त्र का सार तत्व। सार तत्व क्या होता है? ये आवश्यक तत्व है, जरूरी तत्व है जीवन के लिए। जीवन के लिए क्या है? जरूरी तत्व। जीवन के लिए क्या है? जरूरी तत्व। जरूरी तत्व, सार तत्व माने होता क्या? जरूरी तत्व, यानी कि आवश्यक तत्व। अब देखिए, दोनों नहीं लिखिएगा, ये ध्यान दीजिए। कहीं जरूरी भी लिख दें और ब्रैकेट में या आवली करके आवश्यक भी लिख दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों में से एक ही लिखना है, या तो जरूरी लिखो या आवश्यक। हम तो टीचर हैं, टीचर पढ़ाने के लिए हर प्रकार से, हर एंगल से बताएगा, जितना यथासंभव हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा बताएगा। अब ध्यान ये होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर। ऑफलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा बताया जाता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में टू दी पॉइंट लोग बताना चाहते हैं और लोग टू दी पॉइंट समझना चाहते हैं। दोनों स्थितियां हैं, लेकिन विस्तार में अगर नहीं समझेंगे तो निकल जाता है माइंड से, माइंड में छपता नहीं है। याद रहना तो भी चाहिए, जब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े रहेंगे विस्तार में तब याद रहेगा। तो नीति शास्त्र का जो सार तत्व, सार तत्व मतलब होता है जीवन के लिए जो जरूरी तत्व है। जरूरी तत्व क्या है? इसका मतलब ये सार तत्व क्या है? सार तत्व उसमें वो व्यक्ति है जो सदैव विद्यमान रहता है, किसी भी व्यक्ति में जो है, किसी भी चीज़ में जो हमेशा विद्यमान रहता है, वही उसका सार तत्व है। और सार तत्व मतलब मुख्य रूप से समझिए मूल्य, जो मूल्य है, मानवीय मूल्य, अभी जिसके हम बताए चर्चा किए, मानवीय मूल्य से ही नैतिकता का निर्धारण होता है, नीति आता है, नैतिकता की बात आता है। और नैतिकता मतलब क्या? जो उस व्यक्ति में सही और बुरे कार्यों की पहचान कराए, उचित अनुचित का पहचान कराए, वही नैतिकता है, वही मूल्य। और जब तक मूल्य नहीं रहेगा नैतिकता आएगा नहीं। और यही जो है नीति शास्त्र में है, यही जरूरी तत्व है। और इसके अभाव में, नीति सार तत्व के अभाव में पूरा नीति शास्त्र बेकार हो जाएगा। जैसे शरीर से बताते नहीं कि निकल गया, जीव निकल गया, आत्मा निकल गया, तो शरीर बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर नीति शास्त्र से सार तत्व को निकाल दिया जाए नीति शास्त्र से, तो बेकार हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट के लिए खट्टे दें। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए, जो नीति शास्त्र के जो सार तत्व हैं, इस सार तत्व के जो है अनेक पक्ष हैं, अनेक पक्ष, अनेक पक्ष, चाहे अनेक पक्ष लिख सकते हैं या विभिन्न पक्ष, अनेक पक्ष या विभिन्न पक्ष। अब इसी पे हम, बहुत बड़ा अभी टॉपिक है नीति शास्त्र में जो सार तत्व है, सार तत्व भी बहुत बड़ा टॉपिक है। अब अगर बहुत हम शार्ट कर देंगे तो नहीं समझ पाएंगे आप, इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं, पूर्णविराम लगा देते हैं, स्टॉप मार देते हैं। नीति शास्त्र का जो सार तत्व है हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, इसी पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। लेकिन इसके पहले हम एक बात जरूर कहने चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है सब्सक्राइब करने पर, और लाइक कर दें। लाइक करने पर भी आपको कोई नुकसान नहीं है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्लियर हो गया? और अगर हो सके तो कम से कम अपने कुछ मित्रों के पास में शेयर कर दें, जिन्हें आप समझें शेयर कर सकते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देते हैं।